मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है केंद्र किसान में मानने मनाने का दौर जारी, कब समाधान की बारी। लगता है समाधान होगा नहीं, क्योंकि आज दोनों तरफ से डेडलॉक की स्थिति आ गई है। इसे 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। पहले 3 कृषि कानूनों में संशोधन पर बात और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि राजी नहीं हुए। फिर 1 से 1.5 साल तक तीनों कानूनों को होल्ड करने का ऑफर दिया गया, जिसे किसान संगठनों ने आज ठुकरा दिया। इसका असर यह हुआ है कि आज हुई 11 दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और अगली तारीख भी तय नहीं। उधर किसान संगठन अड़े हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपेक्षा भी की थी कि कोई बड़ी दुर्घटना न घटे, क्योंकि बड़ा सवाल 26 जनवरी को लेकर है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि ट्रैक्टर मार्च तो होकर रहेगा, मगर प्रदर्शनकारी किसानों को यह भी तय करना होगा कि गणतंत्र दिवस की शान पर इंच भर भी आंच न आने पाए। अट्ठावन दिन बीते, 11 बैठकें हुई, लेकिन केंद्र और किसानों के बीच सुलह की सुबह नहीं निकल सकी। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे तो सरकार ने भी साफ कर दिया कि 1.5 साल तक कानून स्थगित करने से ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं दिया जा सकता। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। हम जहाँ लग रेसिंग मोटर बैठ कर बात करेंगे, हाँ आज ही करेंगे। और कल हमको बात करनी होगी, बता देंगे, नहीं बात करनी होगी नहीं। बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए किसान भी पूरी तरह अड़ गए हैं। हम दल बल के साथ जाएंगे और दिल्ली में बढ़ेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। कितने ट्रैक्टर लेगा? कोई गिनती नहीं, जिसे कहें वो यहाँ भरे। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक पार्टियां भी किसान आंदोलन को भुनाने में लगी हुई हैं, जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कृषि कानून वापस लेने के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है। अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग मानने के देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। किसान आंदोलन के चलते व्यापारियों ने भी अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि उन्हें लगभग 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान झेलना पड़ा है। उनका यहां तक कहना है कि किसानों का सरकार का प्रस्ताव ठुकराना ये साबित करता है कि उनकी दिलचस्पी समाधान में नहीं है। यदि किसान अब भी इस फार्मूले को नहीं मानते हैं तो ये माना जाएगा, पूरे देश में संदेश जाएगा कि किसान समस्या को बनाए रखना चाहते हैं, समस्या का समाधान नहीं चाहते। केंद्र सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी भी कृषि कानून को लेकर अपने काम में जुट गई। देश की बहस में आज चर्चा है कि अगर 2 महीने में आंदोलनकारी किसान 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर से ही अपना रास्ता निकालना चाहते हैं तो समाधान का समय आएगा कब? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमने सवाल पूछा है, सरकार के 1.5 साल तक कानून स्थगन के प्रस्ताव पर किसानों को क्या पुनर्विचार करना चाहिए? हाँ या नहीं में आप हमें जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लगातार देश की बहस देख सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है या फिर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर आप व्हाट्सएप कर दें। सीधे पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, एक
आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। रवनीक सिंह मान साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि एक किसान हैं, किसान नेता हैं। मेरे साथ डॉक्टर राकेश सिंह है, प्रोफेसर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के, बनारस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ आलोक शर्मा जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। भानु प्रताप सिंह जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन भानु के। और मैं राकेश टिकैत जी का भी इंतजार कर रहा हूं, जो इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन शुरुआत में एक तस्वीर से करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं भानु जी ये तस्वीर देखें। तस्वीर दिखाइए जिसमें किसान नेता रुलदू सिंह मानसा ने अपनी गाड़ी तोड़ी और ये कहा कि ये गाड़ी दिल्ली पुलिस ने तोड़ दी है। देखो गाड़ी में नहीं, पहले तो तुम नहीं तो रोकी, अब इसे क्यों हटवा रहे? मतलब पता नहीं है, लोग मीटिंग में जा रहे हैं। रहने दो रहने दो रहने दो। देखो गाड़ी में नहीं, पहले तो तुम नहीं तो रोकी, अब इसे क्यों हटवा रहे? मतलब पता नहीं है, लोग मीटिंग में जा रहे हैं। रहने दो रहने दो रहने दो। देखो गाड़ी में नहीं, पहले तो तुम नहीं तो रोकी, अब इसे क्यों हटवा रहे? मतलब पता नहीं है, लोग मीटिंग में पर आरोप है कि उन्होंने खुद अपनी ही गाड़ी के शीशे तोड़े और आरोप यह लगाया कि दिल्ली पुलिस उनकी गाड़ी को तोड़कर चली गई। भानु प्रताप सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, अब मुझे तो ये पता नहीं है कि दिल्ली पुलिस तोड़ गई कि इन्होंने तोड़ी, लेकिन अब ये है कि ये यदि दिल्ली पुलिस ने तोड़ी है तो इस तरह का किसानों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? ठीक है, आप कह रहे कि गाड़ी तोड़ोगे, ट्रैक्टर तोड़ोगे। मेरी सुनो, यदि इस तरह से किसानों को परेशान करोगे तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। क्योंकि ज्यादा दबाना, अति सर्वत्र बरसते, अति करोगे तो इसका नतीजा खराब ही निकलेगा। निवेदन विनती हम ये कह रहे हम अनुशासित हैं और 2 महीने लगभग होने को आए, अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं। हमको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कांग्रेस का नुमाइंदा, कांग्रेस के दबाव में चला हुआ है। हम न कांग्रेस की माने, न किसी राजनीतिक पार्टी की माने, और न किसी राजनीतिक पार्टी को कुछ समझे। हम किसान हैं और हम सरकार को मानते हैं, सरकार से बात करते हैं। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको ये लगता है, लेकिन मैं इसी सवाल को लेकर जाना चाहता हूं इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास। इकबाल सिंह जी, एक जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि गाड़ी का शीशा किसने तोड़ा, ये एक मुद्दा बन जाएगा। आपके पास क्या जानकारी है? और कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही कि वो खुद अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हकीकत क्या है? और किसान, क्या आपको नहीं लगता अब हठ धर्मी हो गए हैं? आज की बैठक के बाद कम से कम इस शब्द का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। चौरसिया जी, बेनती ये है कि गाड़ी किसने तोड़ी, इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस की लीडरशिप देगी। लेकिन बात ये दोनों तरफ है कि पुलिस वाले क्यों तोड़ेंगे, ये एक बात है। लेकिन 14 अक्टूबर से लेके अभी तक 11 दौर की बातचीत में हर बार सरकार समाधान की ओर आगे बढ़ती है। हम तो कहते हैं वार्ता से रास्ता, वार्ता हुई, रास्ता हुआ। हमने, अगर आप देखिए, आप विद्वान आदमी हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट ने लॉ जो है वो हेल्ड इन अबेयंस है, उसको 2 महीने के लिए जो लागू है ही नहीं, 1.5 साल भी लागू नहीं रहेगा। उस बीच में कमेटी बनेगी, कमेटी बनके ये बताएगी कि किसानों को किस ढंग से लाभ हो सकता है। आज तक सरकार प्रपोजल मांग रही है कि आप ये रट छोड़ के कि कानून, काले कानून है, पीले कानून है, ब्राउन कानून है,
इनको बंद कर दीजिए, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या सरकार को किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए, खेती को फायदेमंद सौदा बनाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? अगर हम बार बार कह रहे हैं, आप कोई प्रपोजल लेके आइए, हम उस प्रपोजल पे विचार करेंगे, और अगर आपके पास अच्छी प्रपोजल है तो उसको इनकॉर्पोरेट करके कानून बनेगा। ठीक है, मैं इसी बात को समझने के लिए सीधे डॉक्टर राकेश सिंह के पास चलता हूं। डॉक्टर राकेश सिंह जी, क्या वाकई ये काले कानून हैं जैसा देश के अंदर पिक्चराइज किया जा रहा है? और क्या वाकई इन कानूनों के वापस लेने के सिवा, अगर इनको वापस नहीं लिया जाएगा तो किसान खत्म हो जाएगा? क्या आप इस परसेप्शन को मानते हैं जो फैलाया जा रहा है? जी नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि जब देश की विकास दर 8%, 7% रहती है, तब भी कृषि की विकास दर 2%, 3% होती है। प्रतिवर्ष 5,600 से ज़्यादा किसान सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान सुसाइड करते रहे, कृषि में जो ग्रोथ रेट है वो कम रहे? तो इसका विकल्प क्या है? यदि सरकार ने इस तरह का कानून लाया तो उस पर विचार करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसको क्रियान्वित करना चाहिए। अन्यथा आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था ले आनी चाहिए कि हाँ, हम ये प्रस्ताव चाहते हैं। उस प्रस्ताव पर भी सरकार और जो भी नीतिगत निर्णय लेते हैं वो लोग विचार करेंगे। तो मैं भी यही कहूँगा कि ये लग रहा है कि हठधर्मता है, बिना किसी वैकल्पिक प्रस्ताव को लाए ही इसको रद्द करना ये कहीं से उचित नहीं है। ठीक है, मैं सीधे भानु जी से यही सवाल लेता हूं, फिर आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा। भानु जी, हठधर्मिता है, और दूसरा ये कि कानून तो आएंगे, आप आज भले 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर दें, लेकिन फिर भी वैकल्पिक बाजार देने के लिए कानून तो लाने पड़ेंगे। तो आप कोई बेहतर प्रस्ताव रख दीजिए अपनी तरफ से। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में मैं बता रहा हूं। हठ धर्मता नहीं है, क्योंकि इस मांग को लेकर हम 1 मार्च 11 को इलाहाबाद से लेकर जंतर मंतर आए थे, और 1 मार्च 13 को आए थे, और कांग्रेस से हमने कहा था कि किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, और इस समय जैसे तुम लेवी लगाकर खरीदते हो, उस समय आपको खरीदना पड़ेगा। और जो पिछले सालों से 1947 और 50 से लेकर आज तक जो हमें आपने गुलाम बना के रखा है, वो हमें आजाद कर दो अपनी कीमत लगाने के लिए। और जो पिछले सालों से किसान विरोधी नीतियों के कारण कर्जदार हो गए हैं, उसको माफ कर दो। इस पे उमा भारती सरकार बातचीत के लिए राजी है, कोई वैकल्पिक रास्ता सुझाइए। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनिए सर, ये तो राजनीतिक भाषण है, वैकल्पिक रास्ता सुझाइए। कानून बनाए हैं, अरे इनका विकल्प ये है किसान आयोग का गठन करो। सर, किसान आयोग की बात अभी तक किसी किसान नेता ने बैठक में नहीं कही है। ये कानून भानु जी, आप अपना अलग बात कह रहे हैं। किसान आयोग की मांग बैठक में 11 बैठकों में आज तक एक बार भी नहीं उठी है। तीन अरे मत उठो बैठक में, तीनों कानून से सत्यानाश हो जाएगा किसान का। किसान ये बताइए, सीधे आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा जी, क्या वाकई इन तीनों कानून से किसानों का सत्यानाश हो जाएगा? आप भी इस परसेप्शन को मानते हैं? और मेरा दूसरा सवाल, अगर वैकल्पिक रास्ता नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा? किसान अन्नदाता तो ठंड में बैठा रहेगा। खत्म किया, उससे क्या मतलब है? देखिए, मुझे लगता है दीपक भाई, केवल किसानों का भट्टा नहीं बैठ जाएगा, मध्यम वर्ग और गरीब आदमी का भी। जब आप होर्डिंग की कैपेसिटी को हटा देंगे तो बाजार में मूल्य जो है वो बेहताशा बढ़ेगा, और पूरे समाज के लिए, देश के लिए ये खतरनाक कानून है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी और उनके समर्थित कुछ एक्सपर्ट्स जो टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, उसके अलावा ये कानून किसी को समझ नहीं आ रहा है। अकाली दल सरकार छोड़ के चला गया, जो इनका 45-50 साल पुराना अलाइज था। आरएसएस के घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि इसका समाधान कैसे निकलेगा।
आप कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार ने ऑफर दिया कि 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं दीपक जी 3 महीने में समाधान निकल सकता है, 1.5 साल भी स्थगन करने की आवश्यकता नहीं है। आप कानून को आज रद्द कीजिए, किसान संगठनों के साथ बैठिए, 10-10 घंटे 20-20 घंटे चर्चा कीजिए रोज, और जब तक इसका समाधान एक ना निकले कि ये बिल आना चाहिए, तब तक आप उसका पूरी तरह से चर्चाओं पर आधारित रहिए। तो वही तो सरकार कह रही है आलोक जी, पूरी तरह वही तो सरकार कह रही है, चाहा और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार नहीं कह रही ना दीपक जी, सरकार जी सुप्रीम कोर्ट का तो बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगवा दिया इस सरकार ने। नीयत खराब थी इस सरकार की पहले दिन से। चोर दरवाजे से बिल आएगा, एनआईए की जांच होगी किसानों के ऊपर, सरकार झूठ बोलेगी, जाल में फंसाने की कोशिश की जाएगी, 100 से ज्यादा शहादत होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाएंगे, कमेटी का खेल खेलेंगे। हठ धर्मिता तो सरकार की है, हठ धर्मिता इतनी ज्यादा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कुछ कंपनियों से, कुछ बड़े धनाढ़यों से टोकन पकड़ लिया जो वापस नहीं हो रहा है। ठीक है, रमनीत जी के पास चलता हूं इसी बात से। आलोक जी ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, अब आप रिपीट कर रहे हैं। दीपक जी रमनीत जी से जवाब लेना चाहूंगा, दीपक जी अंतिम बात कहना चाहूंगा। ठीक है, बोल दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में दीपक जी आज सुप्रीम कोर्ट में स्थगन की बात कर दी कि साहब 1.5 साल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कल ही दूसरी पीआईएल लग जाएगी बीजेपी के समर्थित 4 लोगों के द्वारा कि हमें ये कानून बहुत अच्छा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले, और ये 1.5 साल हम रुक नहीं सकते। सरकार का केवल और केवल एक मकसद है, ये किसान आंदोलन किसी तरह से कमर टूट जाए। ये नक्सली है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, आज ये हठ धर्मी हो गए, कुछ दिन पहले कुछ और थे, आतंकी थे। मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से मान चुकी है कि गलती हुई है, लेकिन अहंकार आड़े आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब ले लेते हैं रमनीक मान से, फिर इकबाल सिंह लालपुरा जी से। रमनीक मान जी, क्या कानून इतने खराब है? फिर सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह रहा है कि इस कमेटी के पास कोई पावर नहीं। जी थोड़ा सा धन्यवाद भाई साहब, मेरा समय धन्यवाद। पहले तो दीपक भाई, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहूँगा कि 1995 से लेकर 2015 के बीच में अधिकांश समय आपकी सरकार थी, उस समय 3,17,948 किसानों ने आत्महत्या की थी। आपने क्या किया? आपने ऐसा कौन सा कानून लेके आए? नहीं प्लीज आप देखिए, आप राजनीतिक बात करेंगे तो थोड़ा सा जवाब आप भी लेते चलिए, कोई ऐसी बात नहीं, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मान साहब आपको कांग्रेस का फोबिया है क्या? नहीं कोई बात नहीं, मैं सारी बात करूंगा, मैं अकाली दल की बात करूंगा, मैं भाजपा की बात करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा, और सबसे बड़ी बात मैं किसानों की बात करूंगा। ये देखिए आपके पेट में दर्द हो रहा है दीपक भाई, ये चुप कर देंगे तब मैं बोलूंगा। आलोक भाई उनको भी अपनी बात कहने का हक है ना, आप चुप की बात, उनको भी अपनी बात कहने का हक है, प्लीज बोलने दीजिए। दीपक भाई इनसे पूछिए ना, कहां के किसान? आलोक भाई आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, उनको अपनी बात तो खत्म करने दीजिए, उनको अपनी बात तो खत्म करने दीजिए। रमनीक जी बोलिए, आप पूछ लीजिएगा सवाल, मैं बोलूंगा कि आलोक भाई सवाल पूछिए। धन्यवाद। 1 एजेंडा कांग्रेस को कोसने का है, बीजेपी रोज बैठाती है इनको। जी और सारे देश का बैठाया हुआ देखिए कितनी तकलीफ हो रही है, देख रहे हैं दीपक भाई आप, कितना दर्द हो रहा है। इकबाल जी सिर्फ 1 मिनट, इनको आप शांत करा लीजिए भाई, मैं बाद में बोलूंगा, मेरे को बोलने की बहुत जरूरत नहीं है। 1 मिनट में तुरंत आऊंगा आपके पास, रमनीक जी जवाब दीजिए। सच बहुत कड़वा लगता है, सच बहुत कड़वा लगता है, सच बहुत कड़वा लगता है, सच बहुत कड़वा लगता है। इनका प्लीज फेडर डाउन कर दीजिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लीज धन्यवाद। सच बहुत कड़वा लगता है साहब, मैं जो जब मैं बोलता हूँ ना आपको बहुत तकलीफ होती है, सिर्फ रमनीक मान और आलोक शर्मा फ्रेम में। जी मैं दीपक भाई ये कह रहा हूं कि ये आजादी से लेके अब जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, इन्होंने किसान की भलाई के लिए क्या किया, ये इनके पास एक लेजिटिमेट सवाल है जो उनसे पूछना चाहिए। दूसरा, इन्होंने खालिस्तानी की बात करी। सबसे पहली बार रवनीत बिट्टो जो लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही थी, लाशों का ढेर लगाने की बात करते हैं। देखिए मैं उसमें भी नहीं घुसता, मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई जो आज बॉर्डर पर बैठे हैं कि अपना एजेंडा वास्तव में है क्या? हमने 26 जनवरी को मार्च निकालनी है, क्या हमारा सबसे बड़ा एजेंडा वो है? हमने 3 कानून वापस करवाने, हमारा एजेंडा वो है? हमने चौथा एमएसपी पे कानून लेके आना, हमारा एजेंडा वो है? बिजली के ऊपर जो अभी कानून आना है उसके ऊपर हमने चर्चा करनी है, हमारा एजेंडा है क्या वास्तव में? अगर एजेंडा केवल मार्च निकालना है तो 26 जनवरी को मार्च निकालिए और घर जाइए, और अगर कानूनों पर सहमति जतानी है तो या तो आप सरकार की मान जाइए, या दिल्ली पुलिस की मान जाइए, या सुप्रीम कोर्ट की मान जाइए, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी की मान जाइए, या आप बिंदुवार तरीके से इन कानूनों को काला कानून क्यों हम कह रहे हैं उसको आप सिद्ध कर दीजिए।
कोई भी लॉजिकल रीजनेबल आदमी हो, सरकार हो, सरकारें कभी भी जिद्दी नहीं होनी चाहिए। हम जिद्दी हो सकते हैं, पर अगर मेरा मौलिक अधिकार है वहां पे प्रदर्शन करने का, तो एक सामान्य नागरिक का भी मौलिक अधिकार है उस रास्ते ऊपर चलने का। जो हम अपने अधिकारों का हवाला देते हुए दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जहां तक विषय आता है भानु साहब का, भानु साहब मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्या आप उन 41 मेंबरी कमेटी के सदस्य हैं? क्योंकि अभी आपने किसान आयोग की बात करी, किसान आयोग की बात तो टिकैत ने भी नहीं करी। और अगर राकेश टिकैत जी से मैं ये पूछ लूं, जब शुरू में पहले दिन वो आंदोलन में ज्वाइन किए थे, उन्होंने कहा था कि हम सरकार को गोला लाठी करेंगे। आपने गोला लाठी करके देख ली 2 महीने से, अभी तक कौन सी सेटलमेंट हो गई अभी तक? मुझे ये समझ में नहीं आई। और अगर एजेंडा केवल कानूनों के ऊपर चर्चा करने का है, तो क्यों नहीं एक रीजनेबल लॉजिकल डिबेट हो जाए? क्यों नहीं एक जिसे कहते हैं एकेडमिक डिस्कशन हो जाए? आपके जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनको बिठा दीजिए, जो सरकार के लीगल एक्सपर्ट हैं उनको बिठा दीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने गमलों में गोभी और गन्ना उगाया है, उनको भेज दीजिए, वो भी एक बार बैठ के डिस्कस कर लेंगे और इस बात को सिद्ध कर देंगे कि भैया कानून काले कानून है। अगर ये कानून काले कानून के पास चलते हैं, आम लोग क्या फील कर रहे हैं इस आंदोलन के बारे में? एक दर्शक से पूछते हैं। मनीष ओझा जी गोरखपुर से मेरे साथ जुड़ गए। मनीष जी क्या कहेंगे? क्या आंदोलन वाकई सही दिशा में जा रहा है? क्या ऐसे समाधान निकलेगा? दीपक जी, मैं आपको बता दूं, आंदोलन जो है एकदम किसान जायज मांग उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 17 सितंबर 2020 को जब ये कृषि कानून बिल पास की, तो ये कानून एक तरह से कहा जाए तो काला कानून पास किया गया तीनों। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कानून लाने की आवश्यकता क्या है जिसे हमारे किसान भाई नागवार लगा रहे हैं, मतलब उसको सिरे से निकाल रहे हैं। उस कानून की मुझे तो नहीं लगता है कोई आवश्यकता है। ठीक है, आपको लगता है आवश्यकता नहीं है। सीधे मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास चलता हूं। सर, इसी बात पर बात अटकी हुई है कि ये कानून क्यों लाए गए? क्या बातचीत और समाधान के रास्ते में कानून क्यों लाए गए, यही सबसे बड़ी बात है? या उससे आगे बढ़ के बातचीत के या फिर ऑल्टरनेट या विकल्प तलाशने की कोशिश होनी चाहिए? आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? आप क्या अपील करेंगे किसान संगठनों से? दीपक जी, 45 घंटे चर्चा हो चुकी है, 45 घंटे चर्चा हो चुकी है। हमने जो प्रपोजल थी कैबिनेट मिनिस्टर साहबान ने वो सामने रखी। एमएसपी के बारे में भी कहा लिख के दे देते हैं, अभी तक कभी 65 से किसी ने लिख के नहीं दिया। और जो आपके शंकाएं हैं हम सब दूर कर देते हैं। उसके बाद सस्पेंशन जो होती है उसका मतलब ही साफ है कि यह कानून लागू नहीं है। इसकी जगह जो चीज बनने के लिए कमेटी बन रही है और हर बार एक नई मांग आ जाती है कि अब हम ये करेंगे। दूसरा, जब बातचीत का दिन होता है एक नई धमकी होती है कि इसके बाद इस तो 26 तारीख को हम ये ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दूसरी तरफ हर पॉलिटिशियन जो है वो यही कहता है कि एजिटेशन मैं करवा रहा हूं। कांग्रेस कहती है हमारी है एजिटेशन। अकाली दल कहता है बीबी जगीर कौर एसजीपीसी के प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं एजिटेशन हमारी है, हम इनको फंड कर रहे हैं। भाई ये अगर किसानों की है तो किसान बैठे, सरकार में भी किसान बैठे हैं, हम भी किसान हैं, बैठ के मसला हल करें। आप अल्टरनेटिव ला के तो दो, बताओ क्या इसमें करना है, वो कर देते हैं। लेकिन शंकाएं पैदा करने, भ्रम पैदा करना, डर पैदा करना, ये जो है ये अपोजिशन का काम है और ये लोगों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। सीधे आलोक जी से इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, क्या आप लोग डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में लगे हुए हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? ये आरोप लगा रहे हैं कि आग में घी डाल रहे हैं विपक्षी दल। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो समाधान नहीं चाहती हैं, ये आरोप लगाया आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने खुद लगाया है। देखिए, मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने तो साफ साफ ये भी कहा है तमाम टीवी चैनल्स इंटरव्यू पे कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। अभी बीजेपी के मेरे बड़े भाई ने कहा कि हम लिखित आश्वासन देने वाले हैं। आप लोगों ने 700 पेज का सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2015 में एक एफिडेविट दिया था कि हम C2 से मेथड से कैलकुलेट करके एमएसपी नहीं दे सकते। तो आप कौन से स्टैंड पर खड़े हुए हैं ये नहीं पता है। दूसरी चीज, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं किसान डरे हुए हैं, किसान गुमराह हैं, किसान भटके हुए हैं और कांग्रेस ने भटकाया हुआ है। कांग्रेस ने पैसा दे दिया अकालियों ने। अरे भाई, सरकार आपकी है, आपको तो पता होना चाहिए। किसान अपने आप में सक्षम है, किसी पार्टी ने कोई पैसा नहीं दिया।
कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आंदोलन हमारा है, आंदोलन किसानों का है, लेकिन हम तन मन और धन से, क्योंकि ये देश का विषय है और किसानों का विषय है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारा ये स्टैंड था और आज भी यही स्टैंड है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 11 दौर की बातचीत के बाद भी दीपक जी एजेंडा तय नहीं है सरकार का। सरकार का केवल नियत यह है कि भगा दो, थका दो इनको, किसी तरह से एक बार ये उठ के चले जाएं यहां से। 4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट से सरकार वही उसी तरह का कहीं ना कहीं निर्णय करने के लिए प्रयास करेगी जो सरकार चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी आई है वो अपने आप में उसने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आप मुझे केवल सुप्रीम कोर्ट के, अरे सर मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं नहीं दिखा रहा हूं। बीजेपी सारा झूठ बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने लांछन लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अरे साहब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लांछन लगवा दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने अपने 4 पिट्ठू जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में बैठा दिए। अब वो कैसे गए हमें नहीं पता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे। अरे भाई हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी के 4 पिट्ठुओं की कमेटी बनी और उसमें से एक छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को आपने प्रश्न चिन्ह में लगा दिया। मैं उत्तर दे रहा हूं ना, आप सुनिए ना जरा, आप सुनिए तो सही। आप बीच में बोल क्यों रहे? आप बीच में बोलिए मत ना। अरे सब आप सुनिए तो सही ना, आप सुनिए तो सही ना। जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, नक्सली कहा, उनका जवाब दीजिए। सरकार आपकी है। जिन्होंने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया उनके ऊपर केस कीजिए। लेकिन बीजेपी की बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, सारे तिहाड़ पहुंच जाएंगे। मुद्दा आज का यह है दीपक भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस वाले मैटर पे अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की साख के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगवा दिया। बीजेपी के 4 पिट्ठू नेता जो थे वो कैसे पहुंचे उस कमेटी में, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं है, उन 4 कमेटी के मेंबर्स के ऊपर सवाल है। और बहुत भयंकर सवाल है कि जो लोग वहां पर कह रहे थे कि ये लागू होना चाहिए, वही लोग कमेटी में कैसे पहुंचे, सरकार बताए इसके लिए। दूसरी चीज, 11 दौर की बैठक हुई बिना एजेंडे के, बिना एजेंडे के। प्लीज लगातार बोल रहे हैं। अरे साहब पंजाब छोड़ दीजिए, सरकार आपकी है, बहुत मजबूत सरकार है, मोदी जी की सरकार है। चीन यहाँ घुस के बैठ गया, चीन सब नीचे निकलता नहीं है। चीन ने सैकड़ों एकड़ जमीन पर, हमारा हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। कांग्रेस को कोसना बंद कीजिए, अपने गिरेबान में झांकिए। देश का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने, किसानों का भट्टा बैठा दिया। मान का लड़का गुरप्रताप सिंह मान क्या पीपीएससी का मेंबर है? और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? अरे भाई मेंबर होने से किसी का बेटा मेंबर है या नहीं है, आप ये तर्क दे रहे, कुतर्क दे रहे। आप रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। ठीक है, मैं सीधे रवनीत मांझी के पास चलता हूँ। इकबाल जी आलोक जी दोनों रुक जाइए, मुझे एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी लेना होगा। रवनीत मांझी क्या कहेंगे, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर प्रश्न चिन्ह उठता है? आपको ये तर्क वाजिब लगता है आलोक शर्मा जी का? भानु जी आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। नहीं, तर्क और वितर्क से तो तर्क से तो बहुत दूर चले गए हैं आलोक साहब जो हैं, वो तर्क से बहुत दूर चले गए हैं। देखिए केवल कानूनों का बहाना है, इन्होंने निशाना मोदी पे साधना है। आप हर बार देखिए सरकार ये सरकार वो, आपने एक बार कहा कि किसान भाइयों एक बार बैठ के हम भी उस समिति का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, हम मुख्य विपक्षी दल है भारत के। अरे सुनो भाई, क्या हो गया? आपके हक की बात कर रहा हूं, अपने फायदे की तो बात सुन लो। आपको तो कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम मुख्य विपक्षी दल है, हमारे भी नुमाइंदे होने चाहिए। आप अपने कांग्रेस के नुमाइंदे बैठाइए ना उसके अंदर, आप निकालने की बात कीजिए हल। और आपने कहा हमने कभी नहीं कहा, मैं बताता हूं आपको, गुरकीरत सिंह आपके विधायक हैं। सुनिए यार, ये बीच में चीखे ये अच्छा तरीका नहीं है। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं भाई, मैं छोटा सा एक अदना सा आदमी हूं, मेरी बात इतनी क्यों होते हैं आप? सुनिए, आपको चाहिए कि आप ये सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएं कि हमारा भी एक नुमाइंदा बैठाइए, हम हल करवाते हैं। हमारी सरकार है पंजाब में, हम बीच में डल के हम इसका हल करवाते हैं। आप कौन सा अपना रोल प्ले कर रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर? एक राजतंत्र के अंदर आपका क्या रोल है, मैं बताता हूं। दूसरी बात, आपने अकाली दल की बात करी, शिरोमणि अकाली दल की मैं बात बताता हूं आपको, दीपक भाई आप हैरान हो जाएंगे। एक पोल्ट्री फार्म, बादल परिवार का एक पोल्ट्री फार्म आज 5 स्टार होटल है। अरे यार क्या चीखम चिल्ली लगा रखी है साहब, ये राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता ऐसे होते हैं क्या? साहब एक मिनट मेरी बात तो सुन लो आलोक साहब, मेरा निवेदन आपसे, मैं जरा सा आदमी मेरी बात सुन लो। नहीं किसान ऐसे होते हैं क्या जो केवल एक पार्टी को गाली देने के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पर? सुख विलास के नाम से ऐसे होते हैं क्या? आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के ऊपर, मैं बताता हूं 2014 में जब हमारी सरकार गई थी, मान साहब के ऊपर सीधा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का दबाव था
कि आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से रिजाइन कीजिए। आप कहते हैं आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, आप कहते हैं आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, सीधा मुख्यमंत्री का दबाव था मान साहब के ऊपर कमेटी से रिजाइन करने के लिए। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आप निरंतर, अरे नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को ना तो आप सुप्रीम कोर्ट को पंगु कहिए और ना सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी को पंगु कहिए। आपको मैं बता रहा हूं कमेटी बनाई और वो व्यक्ति जो ठीक तरीका नहीं है। आज 60 दिन हो गए, आप हल होने की नहीं दे रहे। राशिद अल्वी साहब कल टेलीविजन के ऊपर आए, उन्होंने कहा कि यहाँ तो कानून वापस होंगे या हल नहीं होगा, यहाँ तो कानून वापस होंगे या हल होंगे। नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, कभी योगेंद्र यादव नैरेटिव सेट करता है, कभी आप नैरेटिव सेट करते हैं, कभी दर्शन पाल नैरेटिव सेट करता है। किसानों की बात तो सुनो, नहीं सेट करेंगे आप मेरे को बताइए ना, कब थी ये बात कि जी आप चौथा कानून बनाइए, कब थी ये बात कि जी आप बिजली के ऊपर कानून लेके आइए। कल को तो दीपक भाई ये कह देंगे कि 370 और 35 से वापस लेके आओ, फिर ये कह देंगे कि जो लेबर लॉज है उनको वापस करो। अरे भैया आई थी तो कहा गया था, मैं ये समझता हूँ ठीक है आलोक जी लगातार मत बोलिए, नोटबंदी के ऊपर चले गए यार, आप किसानों की बात करते हैं, नोटबंदी आलोक जी इनकी बात भी सुन लीजिए। आपके वक्त पहुंच चुके हैं, वीएम सिंह जी जुड़ चुके हैं, मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने हैं और साथ ही साथ किसानों के बड़े नेता हैं, उनके पास जाएंगे। रमनीक मान जी कंक्लूड करिए, आलोक जी बात सुन लीजिए उनकी। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में, एक हेल्दी प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष का जो रोल होना चाहिए, अगर देश के समक्ष एक समस्या है, देश की इतनी बड़ी आबादी के समक्ष एक समस्या है, तो आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आप एक कंस्ट्रक्टिव रोल क्यों नहीं प्ले करते? आप कहिए सुप्रीम कोर्ट में, आप कहिए सरकार को हमारे को हिस्सा बनाइए, हम भी इसका हिस्सा बनकर इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अधिकांश किसान पंजाब में सरकार आपकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहिए था कि वो भूपेंद्र सिंह मान साहब के साथ खड़े होकर इसके अंदर निर्णय लेने में एक उनकी सहायता करते, बल्कि उन्होंने दबाव बना के उनको कमेटी से रिजाइन करवाया। ये कोई बहुत अच्छा आप प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे डेमोक्रेसी के अंदर, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, मैं सिंह साहब के पास जाऊं उससे पहले आलोक जी, क्या ये सच है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने दबाव देके मान साहब को हटवाया है कमेटी से? कमेटी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए सीधा आरोप लगाया रमनीक मान। मुझे लगता है कि जो मान साहब, अमरिंदर सिंह ने खुद बात की है मान साहब से, मुझे लगता है कि मैं साफ साफ कह रहा हूं कि बीजेपी के चार पिट्ठुओं को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कमेटी में रखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, और अगर दबाव बनाया भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर काले कानूनों को खत्म करने के लिए दबाव भी बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या समस्या है उसमें दबाव बनाने में? अगर काले कानूनों को, मैं कहता हूं काले कानूनों को हटवाने के लिए दबाव भी बनाया जाए तो भी अच्छा है। हमने दबाव नहीं बनाया है, लेकिन बनाया जाए तब भी अच्छा है। ठीक है आलोक जी, आलोक अरे पार्लियामेंट में आपको पता कैसे पास हुआ मान साहब? ऐसे तो कोई रास्ता निकलेगा ही नहीं। डेड एंड पर क्यों पहुंच जाती है बातचीत? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ वीएम सिंह जी की आवाज सुनना चाहता हूं। वीएम सिंह जी, ऐसे तो डेड एंड पर बातचीत चली जाएगी। आप एक विकल्प दीजिए, विकल्प पर बातचीत हो। आप तो कह रहे हैं पहले रद्द करो, पहले रद्द करो, पहले रद्द करो। रद्द करने के बाद भी नया कानून आएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वरना आपको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो अभी बड़े मन से विचार क्यों ना किया जाए? दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। यस या नो से काम नहीं चलता है, बीच का रास्ता लेना पड़ता है। ऐसा रास्ता हो कि सांप भी मर जाए लाठी बिना टूटे। इनके 3 कानून जो हैं बिना रद्द किए अगर काम चल जाता है किसानों का, ऐसा करना चाहिए। यही चीज मैं आपके यहां भी बता रहा हूं आपको। अगर आपसे हो सके उनको आगे पहुंचाइए, और ये आखिरी में यही हल निकलेगा, देखिएगा आप। पहली चीज ये है कि किसानों का, हमने जो है 2014 के अंदर जब मोदी सरकार आई थी, राजनाथ सिंह जी प्रेसिडेंट थे, मैनिफेस्टो में लिखा था C2 + 50% हम देंगे MSP। हम लोगों ने बात की थी खरीद की। हमारा कहना है कि जो कानून हमने मांगा था आपने नहीं दिया, आप ये कानून दे दो, खरीद के ऊपर MSP की गारंटी, तो तीनों बिल इनफ्रक्चुअस हो जाएंगे, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। APMC से कम कोई खरीदेगा नहीं। अगर हम कहें कि MSP से कम कोई खरीदेगा नहीं, तो दोनों मंडियां बराबर हो जाएंगी। 1 नेशन 1 मार्केट के बदले 1 नेशन 1 MSP हो जाएगी। वहीं पर अगर कोलू का और क्रशर का रेट मिल के बराबर हो जाएगा, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा सोसाइटी के माध्यम से, मिल का उससे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये खत्म हो जाएगा। वही जमाखोरी,
अगर होगा तो भी 7 रुपए ठीक है किलो 8 रुपए वीएम किलो सिंह मक्का साहब, मैं है। आपकी हर बात पे एग्री कर लेता हूं तर्क के तौर पर, लेकिन मेरी बात ये भी तो आप समझिए कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में यस और नो लेकर ही चलेंगे तो फिर आपको मैंने ये तो भी आपको नहीं फिर- मिलेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। सरकार तो एमएसपी पर खुले दिल से चर्चा को तैयार है, पर वो चर्चा कभी आगे ही नहीं बढ़ती। 11 की 11 दीपक मीटिंग भाई। में एमएसपी पर कभी बात हुई नहीं, जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न है। ये कितना अफसोसजनक है। दीपक भाई मेरी बात सुन लें, मैंने आपको शुरू में कहा कि यस और नो से काम नहीं चलता, मैंने खुद कहा ना। और मैं आपसे कह रहा हूं, शुरू में भी जब सबसे पहली मीटिंग हिंदुस्तान में मंत्रियों से हुई थी, राजनाथ सिंह जी से और तोमर जी से मेरी हुई थी 30 सितंबर को, हमने यही चीज उनसे कहा था, यही चीज मैंने उनसे कही थी। उसके 45 दिन बाद पंजाब से मीटिंग चालू हो गई। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर एमएसपी की बात आप उनसे बात करना चाह रहे हो जो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, जो रास्ता दिखाना चाह रहे हैं पूरे देश को, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, हम क्या कर सकते हैं फिर? तो आपको क्या लगता है कोई पॉलिटिकल अनड्यू इन्फ्लुएंस है किसानों के मन में जिसके चलते वो बातचीत को सिर्फ यस और नो तक सीमित रखना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि सरकार भी अगर सिंसियर होती तो आपने जो वायदा किया था 2014 में ऑर्डिनेंस लाओ, उसको पूरा कर दो, उसको पूरा कर दो। और आप कहो कि कांग्रेस ने हमसे कहा था, कांग्रेस ये बात कर रही थी, अरे कांग्रेस के अगर 3 बिल आप लेके आ रहे हो उसको छोड़ो, कांग्रेस को तो हमने नकार दिया था ना। आप अपने बिल की बात करो, अपना बिल ले आओगे, अपने आप एक किसान को अगर 14-15 हजार रुपए एकड़ का फालतू मिल जाएगा, वो भंगड़ा डालते हुए अपना घर वापस जाएगा। वो संजू वर्मा जी, क्या आसान सरकार काम है। सीरियस नहीं है? क्या सरकार सीरियस नहीं है? उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि पॉलिटिकल अनड्यू इन्फ्लुएंस है किसान संगठनों में। अभय दुबे जी का भी स्वागत कर रहा हूं, संजू वर्मा जी का भी स्वागत कर रहा हूं। और वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार उन लोगों से बात कर रही है जो बात करना ही नहीं चाहते, जो बार बार टालना चाहते हैं। तो एक व्यापक डिस्कशन क्यों ना हो, ये वीएम सिंह खुद बोल रहे हैं। एक्चुअली दीपक जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, उन सब ने बार बार एक चीज दोहराई है कि किसानों का हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। और हम हर एक वर्ग, हर एक किसान संगठन, किसान संस्था, उनको अपने साथ कंसेंसस की ओर लेकर आना चाहते हैं। चाहे वो इक्का दुक्का संगठने हो, चाहे वो 5, 10, 15 किसान हो। यह बात तो सही है कि भारत में 300 से ज्यादा किसान यूनियन है और भारतीय किसान यूनियन सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह बात मैं डंके की चोट पे आपके चैनल पर बताना चाहती हूं। राकेश टिकैत सभी किसानों का प्रतिनिधि नहीं बन सकते, ना ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी सबके प्रतिनिधि हैं, ना ही शिव शर्मा कक्का जी सबके प्रतिनिधि हैं। सरकार इन लोगों के साथ इसलिए बातचीत कर रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि कंसेंसस रादर देन कॉन्फ्रंटेशन, ये हमारी अप्रोच रही है और रहनी चाहिए। पर मैंने पहले भी आपके शो में कहा है इस मुद्दे पर कि माई वे और दी हाईवे, मोदी सरकार के साथ ये पॉलिसी तो नहीं चलेगी। आप समझौता करिए, सरकार 10 कदम आगे चलेगी, पर आप हर बार जब सरकार नेगोशिएटिंग टेबल पर आती है, आप तो 4 कदम पीछे चल जाते हैं और सरकार के सर पर बंदूक रख के कहते हैं या तो कानून को रद्द करो या तो हम घर वापसी नहीं करेंगे। ठीक है, आज ठीक है इसलिए संजू जी। मोदी सरकार ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, हम कानून को 1.5 साल तक सस्पेंड करेंगे, इसके आगे हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बट ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। ठीक है, क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं किसान, इस पर जाएंगे। हरकिरत सिंह होशियारपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। हरकिरत जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो अभी मैम ने कहा कि माई वे और द हाईवे, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक ईगो का मामला नहीं है, ये बहुत लोगों की जिंदगी का मामला है, उनके रोजगार का मामला है, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का मामला है। हम लोग वहां पे ठंड में इसलिए नहीं बैठे कि हमको वहां पे बैठना चाहते हैं, हम मजबूरी में बैठे हैं। जो कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं वो हमारी सलाह के बिना थोपे गए हैं। अगर हमको जो आप सरकार हमको देना चाहती है, हमको वो मंजूर ही नहीं है, तो हमें क्यों आप फोर्स कर रहे हैं कि हम उनको मानिए जो आपको पसंद है। मेरे कहने का मतलब ये है कि
जो फार्मिंग कम्युनिटी है, हम सबको खाना देते हैं, सबको रोटी देते हैं। आप एक चीज देखिए, जब आप रोटी खाते हैं अपनी प्लेट में, आपको शुक्र मनाना चाहिए उस वाहिगुरु का या उस किसान का जिसने आपकी प्लेट में इतनी मेहनत करके वो रोटी डाली है। मेरे कहने का ये मतलब है, बी सेंसिटिव टू द फार्मर्स इशू। और 10 बार आप बुला चुके हैं फार्मर्स को वहां मीटिंग के लिए। जब आप कहते हैं आपका जी करता है, आप बुला लेते हैं फार्मर्स को। तोमर साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रधानमंत्री जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप क्यों नहीं आते वहां फार्मर्स के पास बैठने के लिए? आप पंजाब आइए, देखिए यहाँ पे हर घर के ऊपर झंडा लगा हुआ है कि हमारा हक हमको दीजिए। हम यही कह रहे हैं, ठीक है। साडा हक इत्थे रख। हरकिरत जी, ये भी एक हकीकत है कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं वहां पर, पूरे देश के फार्मर्स नहीं है। ये भी एक हकीकत है, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैं तो ये कहता हूं कि जो एमएसपी है, जैसे मध्य प्रदेश भी प्रोड्यूस करता है, उनको भी दीजिए। उनको क्यों नहीं दे रहे आप? उनको भी दीजिए। जो मध्य प्रदेश में भी एमएसपी मिलती है। हरकिरत सिंह जी, मैं मध्य प्रदेश से ही आता हूं और वहां तो एमएसपी पर भावांतर योजना भी है। जो प्रोक्योरमेंट है वीट की और पैडी की, वो भी उनको भी दीजिए। ठीक है, मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, आपको भी लग रहा है कि सरकार इनसेंसिटिव हो गई है टुवर्ड्स द कॉज? बिल्कुल 100%। दीपक जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि प्रचंड बहुमत से जीती हुई सरकार कम से कम विनम्रता दिखाएगी और 100 किसानों की शहादत के बाद कम से कम दिल पसीजेगा। आपने, चूंकि आप और मैं दोनों मध्य प्रदेश से, आपने भावांतर का जिक्र किया। 2017 से अभी तक मोदी सरकार ने भावांतर का भुगतान नहीं किया है किसानों को। कमलनाथ जी ने भी चिट्ठी लिखी, शिवराज जी ने भी चिट्ठी लिखी। जो सोयाबीन का भावांतर भुगतान था, उसका पैसा नहीं दिया, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं किया, वो पायलट प्रोजेक्ट था। अभी आपको मैं एक बड़ा खुलासा करता हूं। नीतीश बाबू की सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि हमारा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया है, हमारे धान और मक्का के किसानों को के फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धान का 2532 रुपया कीजिए और मक्का का 2526 रुपया कीजिए। आपने जो 1850 और 1886 रुपए किया है, ये अपर्याप्त है और खरीदी नहीं हो पा रही है। अंदर खाने तो चिट्ठी लिखकर कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन बाहर आकर बात नहीं करते। यही दर्द हरियाणा की सरकार ने भी व्यक्त किया है। मेरे पास दस्तावेज है कि आपने जो समर्थन मूल्य घोषित किया है वो अपर्याप्त है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा है जो सीएसीपी निकाल रहा है उसकी अपेक्षा। सीएसीपी में 6 साल से लागत और मूल्य आयोग में 2 किसान प्रतिनिधियों को रखना था, उनको नहीं रखा। 2014 का भाषण सुनकर प्रधानमंत्री जी का मुझे उम्मीद बंधी थी कि चलिए ये जो कह रहे हैं शायद ये चरितार्थ करेंगे कि मैं स्वामीनाथन कमीशन का समर्थन मूल्य दूंगा, पर नहीं दिया। आज निजी क्षेत्र में क्या परेशानी, मैं हतप्रभ हूं। आप गन्ने पर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस घोषित करते हैं कि वो लोग जो इस कीमत से कम गन्ना खरीदेंगे अपराध होगा, तो इन कमोडिटीज पर भी कर दीजिए। सरकार का 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने जो 2011 में, आखिरी बात, प्रधानमंत्री जी ने 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए जो भावनाएं व्यक्त की थी वो बहुत बहुमूल्य है। उन्होंने अरे भाई जी, आप ये 2011 की बात बार बार दोहराते हैं। 2011 में आपने ही कर दिया होता जो उन्होंने कहा था। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं बनाया एमएसपी का कानून? ये बता दीजिए फिर। बिल्कुल 10 सेकंड का समय दीजिए। देखिए क्या है, आज जब आपने असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी ना इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, तब ये अनिवार्य हो जाता है। और मैं आपको मोदी सरकार की खुद की रिपोर्ट बताऊंगा कि कांग्रेस की सरकार का उल्लेख करते हुए कहते हैं वो कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट उस समय तक हमारा हो गया था। 44 मिलियन टन तक का एक्सपोर्ट कांग्रेस की सरकार के समय होने लगा था। अब एग्रीकल्चर धीरे धीरे कोलैप्स। ठीक है, मेरे साथ एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, मैं सीधे उनके पास चलता हूं। डॉक्टर राकेश सिंह जी, मुझे बताइए, अभय दुबे जितना हाहाकारी पिक्चर पेश कर रहे हैं, क्या वाकई पिक्चर वैसा है? क्या इनपुट कॉस्ट के अगेंस्ट एमएसपी में कुछ मिलता ही नहीं है किसानों को? और अगर मिलता नहीं है तो फिर घाटे का सौदा क्यों करता है किसान? इसको भी थोड़ा समझा दीजिए। और ये एमएसपी 23 फसलों 24 फसलों की क्यों? जी देखिए, इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश ये डालूंगा कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें कि ये कहा गया था कि जो C2 कास्ट है उसमें 50% और जोड़ करके एमएसपी घोषित किया जाए। सरकार, ये पहली सरकार है जिसने कि कम से कम 50% मार्जिन उसमें दिया। लेकिन ये अलग बात है कि A2 + FL
उस कास्ट पे 50% जोड़ करके दिया, क्योंकि जब भी एमएसपी बहुत ज़्यादा घोषित की जाएगी तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उपभोक्ता, हर नागरिक उपभोक्ता है जो कि फूड आइटम्स को खरीदता है। तो 1965 में जब कृषि मूल्य आयोग गठित हुआ, तब से आज तक गन्ने को छोड़कर के बाकी फसलों में किसी में गारंटी नहीं दी गई। अब मैं गन्ने पे आ जाता हूँ। गन्ने में जैसा कि अभी बताया हमारे वक्ता ने कि एफआरपी घोषित की जाती है और उसका खामियाजा क्या है, जो गारंटेड प्राइस है उसका खामियाजा यह है कि अभी 10 दिन पहले सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट सब्सिडी का पैकेज घोषित किया है, क्योंकि जो सरप्लस शुगर है उसको देश से बाहर बेचने के लिए, ग्लोबल मार्केट में शुगर की प्राइस डाउन है तो इसको बाहर बेचने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी सरकार को देनी पड़ रही है। और यदि ये देखा जाए 2017-18 में मात्र 6.25 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन 19-20 में 57 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट हुआ। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सिंह साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ। संजू वर्मा जी को लाऊंगा। संजू वर्मा जी, आप भी बिजनेस बैकग्राउंड से आती है, अगर बहुत बड़ी हुई एमएसपी दी जाएगी तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा व्यवहारिक तौर पर एक उपभोक्ता को? देखिए दीपक जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कि इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का ये रूल है कि किसी भी चीज का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर निर्धारित है। एमएसपी में हम गारंटीड आउटपुट प्राइस देने की कोशिश करते हैं। अभी बात यह है कि मान लो मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत भारी मात्रा में इसका उत्पादन है तो देयर इज एन ओवर सप्लाई। तो चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, लोकल डिमांड सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय डिमांड सप्लाई से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो एमएसपी तो आपने डाल दी, बट जब ग्लोबल सप्लाई इतनी है और डिमांड उतना नहीं है तो लोकल प्राइस पर भी फर्क पड़ेगा। आपने मान लो मक्के की एमएसपी रख दी 1850 रुपए प्रति क्विंटल, बट यदि ओवर सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट्स में और डोमेस्टिक मार्केट्स में, तो मुझे बताइए कि जब 1850 से कम में मिल रही है तो कोई 1850 क्यों देगा? इसीलिए मैं कहती हूं कि एमएसपी एक प्राइस एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है। फिर भी किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि यदि किसी फसल का प्राइस एमएसपी से नीचे है तो जो डिफरेंस है सरकार अच्छा, तो ये बता दीजिए संजू वर्मा जी कि जब मक्के का समर्थन मूल्य 710 रुपए 1850 घोषित है और 710 रुपए मिल रहा था, तब मोदी सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन मक्का इंपोर्ट क्यों कर लिया विदेशों से? ये बताइए देश को। आपको ये बताना पड़ेगा कि जब वीट का प्रोडक्शन 105 से 107 मिलियन। अभय जी सुन लीजिए ना, आपको पूरा मौका मिला था बात करने का। बंद करिए, ये जो महाशय हैं बीच में बोलते जा रहे हैं। दीपक जी ये गलत बात है। जब ये बोल रहे थे आपने मुझे स्क्रीन पर नहीं लिया, अभी ये बार बार टोक रहे हैं। नहीं, मैंने बोल दिया उनको, चुप रहो। आप कंक्लूड करिए प्लीज। अनफेयर। सीधी बात राजेंद्र जैन जयपुर से जुड़िए। मार्केट, थैंक यू। यदि मार्केट प्राइस किसी फसल का एमएसपी के नीचे है तो मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रही हूं, मोदी सरकार द्वारा एक स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम। जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस और एमएसपी के बीच का, उसका भुगतान मोदी सरकार करती है। पर आप सामने तो आइए, 16 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। अरे आप ये बताइए। ठीक है, मैं दोनों के पास आऊंगा। संजू वर्मा जी यहाँ पर होल्ड करना होगा, मुझे ब्रेक लेना है। उससे पहले राजेंद्र जैन जयपुर पे। राजेंद्र जी क्या कहेंगे इस पूरे इशू पर? आपको क्या लगता है, क्या कोई समाधान निकलेगा यस और नो के फॉर्मूले पर? नमस्कार दीपक जी, मैं पिछले 15 सालों से 6 राज्यों के किसानों से जुड़ा हुआ हूं और एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसानों को नाराज करने की रिस्क कोई भी पार्टी नहीं उठाएगी। अभी देश में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इससे एक बात ये सामने साफ नजर आ रही है कि
कृषि बिल किसानों को सही ढंग से समझाया ही नहीं गया या किसान इसे सही ढंग से अभी तक समझ नहीं पाए। हमारे देश की एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है। अगर ये किसानों को सही ढंग से बिल को समझाए, उनके फीडबैक को सरकार के सामने प्रेजेंट करे, तो शायद इससे कोई रास्ता आसानी से निकल सकता है। और वरना इस तरह से ये जो आंदोलन करना और करना, ये सब चीजें लोग इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। ठीक है, आप राजेंद्र जी मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्या वाकई ये काले कानून है? आपको क्या लगता है? आप तो किसानों से जुड़े हुए हैं। देखिए सर, मैं बहुत सारे किसानों से मिलता हूं, जुलता हूं, उनसे बातचीत होती है। अधिकांश किसान इस बिल को अपने लिए मतलब कोई ज्यादा वो नहीं बता रहे कि इस बिल से उनको कोई नुकसान नहीं है। वो बोलते किसानों की बेहतरी के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन किसानों को इसे सही ढंग से समझाना अभी तक समझाया नहीं गया है। ठीक है, क्या सरकार की ये कमी रही है कि वो किसान को समझा नहीं पाई? और वाकई जितने किसानों से मैंने भी बात की है, उनमें से भी ज्यादातर ये मानते हैं कि आने वाले समय में ये उनके लिए फायदेमंद है। यही से बात की शुरुआत करेंगे, वीएम सिंह जी से बातचीत की शुरुआत होगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्यों बार बार किसानों और केंद्र सरकार की बैठक बेनतीजा होती जा रही है। मेरे साथ इस डिस्कशन में है संजू वर्मा जी, मेरे साथ है रमनीक मान जो कि एक किसान है, मेरे साथ है डॉक्टर राकेश सिंह, प्रोफेसर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के BHU के, साथ ही साथ मेरे साथ भानु प्रसाद सिंह साहब हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के हैं, मेरे साथ वीएम सिंह साहब हैं, जाने माने किसान नेता हैं, साथ ही साथ मेरे साथ अभय दुबे हैं जो कि भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा, मैं इसको फिर आपको सुनवाना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि समाधान हो, किसानों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा सवाल होगा कौन है वो लोग, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं। सीधे चलता हूं वीएम सिंह जी के पास। वीएम सिंह जी, आप तो दो टूक बोलने के लिए जाने जाते हैं, कौन है ये लोग? ऐसा है, मैं इसको शुरुआत आपसे करता हूं कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह हो, और भी नाम उन्होंने गिनाए। ये लोग जो हैं किसान नेता नहीं है, क्या है? वहीं पर ही बाकी स्पोक्स पर्सन बहुत चैनल्स पे कहते हैं, मंत्री कहते हैं कोई माओइस्ट है, कोई टेररिस्ट है। मैं पूछता हूं कि 11 वक्त की वार्ता के लिए इनसे क्यों बैठते हो आप? फिर अगर ये खालिस्तानी है, ये कुछ भी हैं, तो ये इसका जवाब तो सरकार के पास होना चाहिए ना। IB सरकार के पास है, इंटेलिजेंस सरकार के पास है, उनको मालूम होना चाहिए। अब मैं आपसे 2-3 चीजें छोटी छोटी कहूंगा। बहुत इकोनॉमिस्ट आपके पैनल पे बैठे हैं आज और विद्वान लोग हैं, उन्होंने डिमांड सप्लाई की बात करी और कहा जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई अगर मतलब छोड़ दीजिए, मैं केवल कहना चाहूंगा, उनको एक किस्सा बताना चाहूंगा। किस्सा क्या? एक हकीकत। जब चीनी का रेट, गन्ने की बात होती, चीनी का रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज भी 25 रुपए 26 रुपए है, बीच में कम हो गया था, तो इसी सरकार ने फ्लोर प्राइस लगा दी, 31 रुपए से कम कोई बेचेगा नहीं, और अब 33 रुपए कर दी उसको। उसके बाद भी उनको 6,000 रुपए दे दिया। हम वही चाहते हैं कि अगर आप के पास इतना बड़ा हृदय है चीनी मिल मालिकों के लिए, तो किसानों के लिए भी कर दो ना, हमें भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, क्योंकि हम जो है जो उगाते हैं आपके द्वारा जो है जो निर्धारित किया जाता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस पे हम डीजल लेते हैं, उस पे हम खाद लेते हैं, उसका हम जो है आपके बिजली की पेमेंट करते हैं, कीटनाशक देते हैं, उसी पर तो निर्धारित होता है MSP, तो वो दे दो ना प्लीज। और मैं आपसे कहना चाहूंगा आज दीपक जी, A2+FL जी, मैं आ रहा हूं, रमनीक मान जी के पास जाऊंगा पहले। नहीं, मैं केवल कंप्लीट कर दूं जरा। A2+FL हमारे साथी ने कहा कि मनमोहन मोदी जी में ताकत थी करने की, मोदी जी में ताकत थी करने की, खरीफ का दिया था उन्होंने 2017 में A2+FL। इससे पहले मनमोहन सिंह ने रबी के अंदर A2FL दिया था, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया।
अगर किसान मनमोहन सिंह को रिजेक्ट करेगा तो आपको एक्सेप्ट क्यों करेगा? दीपक जी मुझे बोलने दीजिए ठीक है प्लीज। संजू जी, एक मिनट। रमनीक मान, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। रमनीक मान जी, संजू जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। रमनीक मान जी, वीएम सिंह साहब जो कह रहे हैं, क्या तर्क संगत है उनकी बात? सर नहीं हो गया, वीएम सिंह जी बहुत सुना आपको। मैं वीएम सिंह जी, मैं धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें रखी। और मैं आपको जरा ये बताता चलूं कि एक मिनट सर प्लीज देखिए, आप पीलीभीत से कांग्रेस की टिकट पे लड़े थे, आपके पर्सनल एसेट्स कई 100 करोड़ में हैं, आप तो किसान नेता जरूर हैं, पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने आपको आपके बयान के बाद 16 या 17 दिसंबर को आपको नेशनल कन्वीनर के पद से हटा दिया था। आप अभी भी किसान नेता बन के बैठे हैं, आपका स्वागत है। अब आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। नहीं सर प्लीज ऐसे नहीं, देखिए मैं आपकी इतनी गलत बातें थी, मैंने चुप करके सुनी, आप जरा आप चुप करके सुनिए सर। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आई एम कमिंग समवेयर, मैं कहीं पे लेके जा रहा हूं आपको, वहां तक चलिए तो सही आप मेरे साथ। आप सर मेरे साथ चलिए तो सही जरा सा। आपके 2009 के एफिडेविट के अंदर आपके 632 करोड़ के एसेट थे। छोड़ दीजिए, आप एमएसपी की बातें मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देती। आप जरा मेरी बात रुक के सुनिए, मैं जहां लेके जा रहा हूं वहां चलिए। आप पॉलिटिशियन है, राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा वो पॉलिटिशियन है, गुरनाम चटूनी ने चुनाव लड़ा वो पॉलिटिशियन है। गुरनाम चटूनी आड़ती है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? ये योगेंद्र यादव की 8 कनाल जगह नहीं है, वो किसान नेता बन गया। ये दर्शन पाल सिंह एमबीबीएस डॉक्टर ने किसान नेता बन गया। बहुत आसान है किसान नेता बनना, मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनलों के ऊपर, अलग अलग चैनलों के ऊपर। किसान नेता बनना बहुत आसान है, किसान बनना बहुत मुश्किल है साहब। और मैं बताता हूं, आपने चीनी की बात करी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पीलीभीत से आपने चुनाव लड़ा था। मैं बताता हूं आपको, सुनिए, चीनी के ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई सरकार ने, ताकि भारत के अंदर का किसान और भारत के अंदर चलने वाली मिलें वो सस्टेन कर सकें। आपने खुद कहा भारत सस्ता है, मक्का सस्ता है बाहर, आप कहते हैं कि जी मक्के का एमएसपी बढ़ा दो। अरे डिमांड सप्लाई के ऊपर तो आओ। सरकार तो एक सिस्टम दे रही है, कहते हैं ना अंडा अगर बाहर से टूटेगा तो जीवन समाप्त होगा, अगर अंदर से टूटेगा तो जीवन पैदा होगा। प्रयास ये हो रहा है कि हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग बन जाए। आप रोड अटका रहे, क्यों रोड अटका रहे मैं बताता हूं। आप चाहते हैं कि 2024 से पहले किसान को यह लाभ समझ में ना आ जाए कि इसका लाभ हमारे लिए वास्तव में है क्या। और आप मेरे को बता दीजिए क्या गलत कह दिया, क्या राकेश टिकैत, आप बाबा टिकैत, मैं बताता हूं दीपक भाई, आपको 24 बीघे के किसान थे, केवल 24 बीघे के। आज आप राकेश टिकैत के पहले कानून बनाने के लिए बातें कहने की नहीं अच्छी नहीं लगती, और अपने ही लोगों के ऊपर 11 और 25 दिसंबर को अपने लोगों के ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक मिनट के लिए रुकूंगा। अमिताभ मिश्रा दिल्ली से, फिर संजू वर्मा जी और अभय दुबे जी। अमिताभ मिश्रा जी क्या कहेंगी इस पूरे किसान आंदोलन पर, और अब जो बातचीत की गाड़ी अटक गई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर, किसान का विरोध बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब सरकार सुनने को तैयार है कि क्या कमी है नहीं कमी है, तो किसान को भी बताना चाहिए उन्हें कि क्या कमी है नहीं कमी है, किसान को भी समझना चाहिए उनकी बातों को। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी, दो टूक बात आपने कही है। मैं सीधे इसी बात को ले चलता हूं संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जी, हठ धर्मिता शब्द का इस्तेमाल मैंने किया था, लेकिन क्या वाकई मुद्दों पर इन 48 घंटे के अंदर कोई बातचीत हुई है, रियल मुद्दों पर, यस और नो के अलावा? आपको क्या लगता है, आपका क्या इंप्रेशन है? 58 दिन 48 घंटे की बातचीत। आपने बहुत सही सवाल पूछा दीपक जी। बात यह है कि मैं जो कहती आ रही हूं कि किसान संगठन कुछ ऐसे हैं जो बार बार गोल पोस्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। इन्होंने मोदी सरकार से मांग की कि जो एंटी स्टबल बर्निंग पराली वाला जो कानून है, किसानों को उसके तहत उसके दायरे से बाहर रखा जाए। मोदी सरकार ने कहा जी हां। इन्होंने कहा जो नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है उसको फिलहाल आप लागू ना कीजिए। मोदी सरकार ने कहा जी हां। इन्होंने कहा एपीएमसी मंडी और ट्रेडिंग एरिया जो आने वाले हैं नए कानून के तहत, उनमें टैक्स को लेकर समानता हो। मोदी जी ने कहा जी हां। इन्होंने कहा हमको सिर्फ मौखिक नहीं लिखित में प्रावधान चाहिए कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। मोदी सरकार ने कहा हम इस पर भी पॉजिटिवली सोचेंगे। तो जब इन्होंने देखा कि मोदी सरकार इनकी सब बातें, ज्यादातर बातें सुन रही हैं, तब इन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। भाई एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए। हम तो जब तक ये लॉज, ये कानून निरस्त नहीं होते, रद्द नहीं होते, हम तो घर वापसी नहीं करेंगे। तो ये हठ धर्मी और जिदबाजी तो है। दूसरी बात, यहां पर जो एक वीएम सिंह बैठे थे, एक मिनट, वो कहते हैं एमएसपी के बारे में उन्होंने इतना सब झूठ बोला। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, हरियाणा में बाजरा का एमएसपी 2150 प्रति क्विंटल पर खरीदारी हो रही है। आप में हिम्मत है, अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है, मुझे बताइए वहां किसानों को बाजरा 1300 रुपए प्रति क्विंटल में बेचने पर कौन मजबूर कर रहा है?
आप लोग अमरिंदर सिंह तो सवाल नहीं पूछेंगे, आप अशोक गहलोत से सवाल नहीं पूछेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्या आपने इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछिए, गेहूं का एमएसपी तो 1975 रुपए प्रति क्विंटल है, तो लोगों को मजबूर क्यों किया जा रहा है कि आप 1500 जवाब में दीजिए, बेचो? राजस्थान तो में मतलब एमएसपी आपको क्यों नहीं? सारे अभय सवाल दुबे मोदी जी, जी से पूछने हैं, चले पूछिए, पर जब मोदी जी आपको हल निकाल के देते हैं तब आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं। माई वे और हाईवे वाला रवैया नहीं चलेगा। मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, राजस्थान में बाजरा का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रही है अशोक गहलोत सरकार? मैंने कहा वो सभी किसानों का प्रतिनिधि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के हैं, साढ़े 14 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं गुरनाम सिंह। लीजिए, लगातार बोलने से काम नहीं चलेगा। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट से ये जानती है कौन खरीद करता है समर्थन मूल्य पर? केंद्र सरकार के बिहाफ पर राज्य सरकार एक समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। अगर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार आपको जितना समझाना था हम समझ चुके हैं। ये फॉर्मर प्रोटेस्ट रैली को आप लोगों ने पॉलिटिसाइज कर दिया है। भाषण देना बंद करिए, इनको चुप कराइए पहले। संजू जी सुन लीजिए इनकी बात, संजू जी सुन लीजिए, इन्होंने आपकी बात सुनी थी। अभय दुबे जी बोलिए। चले गए और आप यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ताओं को भाषण दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि मक्का का समर्थन मूल्य और डिमांड सप्लाई है 1850 रुपए का समर्थन मूल्य है। समर्थन मूल्य 1850 रुपए है, मक्का का 710 रुपए बिक रहा था, 900 रुपए बिक रहा था। लगातार किसान गुहार लगा रहे थे। क्या किया मोदी सरकार ने? 5 लाख सस्ता मक्का इंपोर्ट कर लिया विदेशों से। सुन लिया, गेहूं आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कि गेहूं इंपोर्ट किया मोदी सरकार ने। 107-105 मिलियन टन का प्रोडक्शन, हिंदुस्तान की आवश्यकता से अधिक का उत्पादन, उसके बावजूद मोदी सरकार ने इंपोर्ट किया। ठीक है, मैं दोनों को अब यहाँ पे रोकूंगा। हम फिर आरोप और प्रत्यारोप पे चले गए। मेरी किसान भाइयों से, मेरे तमाम दर्शकों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई बहुत हुआ आंदोलन, 58 दिन हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना चाहिए, सरकार भी झुकी है, किसान भी झुके, और एक ऐसा सॉल्यूशन मिले जो आने वाले समय में किसानों को और बेहतर भविष्य दे सके। क्योंकि किसान है तो हम हैं, किसान है तो देश है, इस बात को हमको समझना होगा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।